हेलो एवरीवन, वेलकम इवाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको आवाज़ क्लियर नहीं मिल रही हो, गले में थोड़े से कोल्ड का प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है, तो आप एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बीएमबीआर का भी टेस्ट हुआ था, फर्स्ट टेस्ट था ये बीएमबीआर के, तो इसके एनालिसिस करेंगे और सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे डिटेल में सारी चीज़ें। इससे पहले बात कर लेते हैं स्टार परफॉर्मर की, उन लोगों ने जो अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये कुछ नाम हैं, ये उनके मार्क्स हैं और उन्हीं लोगों को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है जो इन टाइम अपने एग्ज़ाम को सबमिट किए हुए हैं। तो मेरी उम्मीद है आप आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे और बाकी जो पोर्शन है सिलेबस का, आपके एमबीआई के सिलेबस का, उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे ताकि फाइनल सिलेक्शन आप इंश्योर कर पाओ। ये कुछ गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ये भी इसी तरीके से परफॉर्म करती रहेंगी, तो डेफिनेटली इनका रिजर्वेशन भी है, इनके भी फुल चांसेज हैं कि बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे ये परफॉर्म करती हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप है जिसमें आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन है आपका ये। तो ये बेसिकली आपके टोटल नंबर ऑफ सीट हैं 90, और ये देख सकते हो गर्ल्स के लिए किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें रिजर्व हैं, ये उनका है। आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि मे बी पॉसिबल है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा भी होंगे जो इंग्लिश की वजह से ये टेस्ट में अपीयर नहीं हो रहे होंगे, हिंदी से पढ़े हुए हैं क्योंकि डिप्लोमा वहाँ पे हिंदी में होता है बिहार और यूपी में, तो उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होगा इंग्लिश के टेस्ट सीरीज में। तो आपको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना है, ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे कंपटीटर हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं। बाकी एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो आपको साक्षात्कार, मतलब जब आपके इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे कुछ मिनिमम मार्क्स हैं। जैसे ओपन कैटेगरी को 40% स्कोर करना है, हालांकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप जय माता देवी करोगे तो वो भी स्कोर में काउंट किया जाएगा। बाकी ओबीसी के लिए 36% है, यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 34%, बाकी आप ये देख सकते हो। तो ये बेसिकली मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करनी है। मैक्सिमम लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगी, मैं सोचा एक बार आपको याद दिला देता हूँ। अब हम बात करते हैं कितने लोग अपीयर हुए थे। तो टोटल 136 लोग अपीयर हुए थे, जिसमें मैक्सिमम मेल हैं, कुछ फीमेल, 60 फीमेल हैं, जैसा कि मैंने वहाँ पे आपको नाम भी दिखाया। कैटेगरी की हम बात करें तो ओपन कैटेगरी के सबसे ज़्यादा लोग हैं 61, बाकी इसके बाद SC/BC कैटेगरी के हैं, मतलब OBC कैटेगरी के हैं, ये कुछ 46-47 होंगे। बाकी जो बचता है कुछ 7-8 दूसरे कैटेगरी के लोग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डाटा है, इसको आप देख लो। मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं जो 54% के आसपास हैं, वो तो डेफिनेटली प्रिपेयर कर रहे हैं बीपीएससी के लिए। कुछ लोग दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इनमें से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही टेस्ट अटेंड किया होगा, हो सकता है अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए या फिर मज़े मज़े में अटेंड किया हो, जो भी रीज़न रहा हो। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरे होंगे या दूसरे स्टेट से होंगे, उन्होंने भी ये एग्ज़ाम टेस्ट अपीयर किया हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज मार्क्स का। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये आपका एवरेज मार्क है, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एवरेज से ऊपर हो तो अच्छा होगा। ये एक बेसिकली वीडियो है, इसको देख के आप पता कर सकते हो कि आपकी बेसिकली रैंक क्या है, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, कितने मार्क हैं। ये नंबर आप काउंट ऐड कर लेना कि पर्टिकुलर किस मार्क पे कितने लोग आ रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका रैंक क्या है। बेसिकली रैंक तो खैर यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं बीपीएससी के, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी और इंग्लिश की वजह से काफ़ी कम लोग हैं। अगर ये हिंदी में टेस्ट सीरीज होती तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि मैं हिंदी में कंडक्ट करूं। खैर अब बात करते हैं रेंज की। तो वहाँ पे जो एवरेज था उसको मैं एवरेज नहीं मानता हूँ। मैं जो एवरेज या फिर जो भी यहाँ पे मैंने कैटेगरी डिवाइड किया हुआ है वो नंबर ऑफ सीट के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। तो टोटल 90 सीट हैं, तो मेरे हिसाब से जो लोग गुड कैटेगरी, अप टू गुड कैटेगरी आते हैं, उनके पास चांसेज होता है कि वो 90 सीट में अपना सीट एक फिक्स कर सकते हैं। अगर बाकी में भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, डेफिनेटली यहाँ से उसको आपको अप ही जाना है, यहाँ से नीचे नहीं जाना है। नीचे वाले जो लोग हैं उनको डेफिनेटली मेहनत करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा लोग नीचे नहीं हैं। नियर अबाउट सारे लोग स्कोर किए हैं एवरेज के आसपास, हालांकि वहाँ का एवरेज 27 था, बट मैंने 20 to 24 वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी कहूँगा कि आप भी अच्छी कैटेगरी में आते हो। अगर सीट को हम कंसीडर करें, थोड़ा सा आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन इससे कहीं अलग होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा। बाकी जो लोग इस कैटेगरी में हैं डेफिनेटली वो अच्छे हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, और ये लोग तो खैर हैं ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि चूंकि मैं इसको पीडीएफ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं तो लिखना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल पेन पीडीएफ पे चलती नहीं है मेरी वाली, पता नहीं दूसरी चलती होगी तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। हालांकि ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन में है नहीं जिसको लिखना पड़े।
सिंपल एक्सप्लेनेशन है, अगर आपने रूल्स पढ़े हैं तो इजीली आप बता सकते हो। मैं एक्सप्लेन बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये बता पाऊँ कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसको आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ मैं और आपको एश्योर कर देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ये 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स में आपके BMVR से 20 to 25 क्वेश्चंस ही रहेंगे। जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे आपके वो मोटर व्हीकल एक्ट से ही होंगे। तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके अमेंडमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें से आपको अराउंड 20-25 क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा फिरा के आपको मिल ही जाएंगे आपके एग्जाम में। किस तरीके से मिलेंगे हम वो सब डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कंडक्टर को लाइसेंस कौन इशू करता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होता है? तो वो होता है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। आपके यहाँ होता है अकॉर्डिंग टू योर रूल, ठीक है। बाकी सब जगह कौन होता है उसको आपको ध्यान नहीं देना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। वी विल कंसीडर एज द पैसेंजर, किसको कंसीडर करेंगे पैसेंजर? ये आपके फर्स्ट चैप्टर में है। बेसिकली डिफिनीशन है, बहुत कम चीज़ों का डिफिनीशन दिया गया है। तो जो भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं एक्सेप्ट देन द ड्राइवर, कंडक्टर और वहाँ पे अगर कोई अटेंडेंट है, इन सारे लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोगों को हम कैसे क्या कंसीडर करते हैं? पैसेंजर कंसीडर करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने एक भी बार भी पढ़े हैं तो आसानी से इनका आंसर दे सकते हो। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर और शेड्यूल कितने भाई? 12 चैप्टर है, 6 शेड्यूल हैं। ये भी सिंपल चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। द बिहार मोटर व्हीकल रूल कब आया था? ये भी बेसिक चीज़ है। स्टार्टिंग में आप खोलोगे तो ऊपर लिखा होगा कब आया था भाई, दिसंबर 1992 में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इस टाइप की चीज़ें पूछते हैं आपसे, ये भी पूछ लेते हैं कि जब पर्टिकुलर ये चैप्टर है ये किससे रिलेटेड है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। उस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लाइसेंसिंग ऑफिसर दैट अथॉराइज टू इशू द ड्राइविंग लाइसेंस, कौन इशू करता है भाई? डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। जैसे मैंने आपको बोल दिया, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है या फिर लाइसेंसिंग ऑफिसर होता है वो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है। किसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो आपसे पूछ सकते हैं, बट आपको याद रखना है, उसी को बताना है। हु इज़ द एपलेट अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मान लो आप लाइसेंस रिन्यू कराने गए, परमिट रिन्यू कराने गए, परमिट लेने गए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसमें ऑफिसर नहीं करता है या कुछ कमी बताता है, तो उस टाइम पे अपलेट अथॉरिटी कौन होगा? आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, मतलब डीएम साहब होंगे। आपको पता है पूरे जिले का सर्वे सर्वा होते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट के वो हेड होते हैं और वही उन्हीं को यहाँ पे अपलेट अथॉरिटी बनाया गया है। हु इज़ द टेस्टिंग ऑफिसर फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, कौन होता है भाई टेस्टिंग ऑफिसर? अब देखो यहाँ पे मैंने एक साथ तो दे दिया है, बट कहीं कहीं पे पॉसिबिलिटी है कि ये नाम अलग अलग हों, इसलिए मैंने एक जगह लिख दिया। आप इसको ध्यान में रखना, ये सारे नाम हैं यहाँ पे। मोटर व्हीकल जो इंस्पेक्टर होता है वो हो सकता है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हो सकता है, सर्जेंट मेजर हो सकता है कहीं पे आपको क्वेश्चन पूछे तो इनमें से केवल एक ही नाम दिया हो। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आपका नॉलेज बूस्ट हो, इसलिए मैंने सब यहाँ पे दिया। भाई जरूरी नहीं है ये सब यहाँ पे दिया रहे, ऑप्शन में किसी तरीके से ट्विस्ट किया जा सकता है क्वेश्चन को। हु कैन बी एग्जेम्प्टेड, कौन एग्जेम्प्ट कर सकते हैं भाई लाइसेंस की फ़ी भरने से? और कौन डिसाइड करता है किसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा? बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये उनका ज्यूरिडिक्शन होता है। इसीलिए देखा होगा आपने, जो नेताओं के चमचे होते हैं अलग ही ऐठ के घूमते रहते हैं, नहीं कि हमको क्यों फ़ी देना, हमारा काम तुम क्यों नहीं करोगे, तुमको पता नहीं है हमारी पहुंच कहाँ तक है। वो इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे पावर्स होते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास, और वो अल्टीमेटली चमचे क्या करते हैं, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके किसी को भी, किसी इंडिविजुअल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को भी रिलीफ दे सकती है कि भैया आप फी ना भरो। जैसे यहाँ पे कुछ के नाम मेंशन है तो इनको भी आप याद लिख लेना। और किसी को गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर कोई बार नहीं है, तो यहाँ पे होगा ऑल एंड एबव। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। कौन से ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है भाई? जो बेसिकली ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशू करते हैं। आपको पता है ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशू करते हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है वो जो दे सकते हैं? अब यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट है। काफ़ी सारे लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस गलत किए हैं, हालांकि मैं वो पीपीटी नहीं बना पाया ड्यू टू सम रीजन। बनाता तो आपको पता भी चलता कितने सारे लोगों ने क्या गलतियाँ की हैं, हम वो भी डिस्कस करते, क्यों आपने गलती किया, क्या सोच में आपको कमी रह गई, या ऑप्शन मैंने ऐसा क्यों दिया। बट मुझे लगा कि आसान चीज़ें हैं, आप लोग कर लोगे। तो यहाँ पे भैया ये सारे एसोसिएशन है ही नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। टाटा मोटर लिमिटेड ये नहीं है, बेसिकली वहाँ पे देखोगे आप तो वेस्टर्न ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, इस टाइप के हैं। टोटल 5 हैं जो इशू करते हैं, वो आप ध्यान रख लेना। चेंज ऑफ एड्रेस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस शुड बी इंटीमेट टू द, जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है आपकी, कितने दिन में करना चाहिए? 30 दिन। और इसको मैंने बताया भी है कि अगर कोई चीज़ याद ना रहे और आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको करना चाहिए, और करना ही चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहाँ पे 30 डेज ले सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जगह
30 डेज जो है स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो मैक्सिमम जगह 30 डेज होता है, अगर आप भी चाहो तो। अगर नहीं आता है आपको तो उस टाइप से आप तुक्का लगा सकते हो। जय माता दी। स्टेट कोड, इसमें भी कुछ लोगों ने BH लिखा हुआ था, क्यों लिखा हुआ था आई डोंट नो, इतना आपको तो पता होना चाहिए बेसिक। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस्ट ऑफ योर लगेज। कौन होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भाई? ड्राइवर होता है। कंडक्टर भी होता है, अगर कंडक्टर ऑप्शन में रहे तो दोनों आते हैं, बट ड्राइवर होता है। अगर ड्राइवर और कंडक्टर की बात करें तो उनमें हायर अथॉरिटी कौन होता है? ड्राइवर होता है। नेक्स्ट जो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिशनल ड्यूटी ऑफ द ड्राइवर ऑफ पब्लिक व्हीकल। क्या होती है एडिशनल ड्यूटी? ये सारी होती हैं, क्लीनिंग व्हीकल को अरेंज करना, कोई रिफंड चाहता है उसका रिफंड अरेंज करना, व्हीकल ख़राब हो गई तो पैसेंजर के लिए दूसरी व्हीकल देना, उनके सामान का टेक केयर करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, सामान को कवर करवाना, ये सारी चीज़ें, ये सारा काम होता है बेसिकली ड्राइवर का। नेक्स्ट है जो आपका चैप्टर 3 ऑफ BMVR, ये तो सबको पता होना चाहिए, लाइसेंसिंग ऑफ द कंडक्ट कैरेज। ये सारी चीज़ें आप याद रखना, जो चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं, किस चैप्टर का नाम और वो किसके बारे में है, ये तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। व्हीकल कैरीज कैपेसिटी मोर देन 6 पैसेंजर हायर एट द सेपरेट फेयर पेड बाय द इंडिविजुअल पैसेंजर इज कॉल्ड। कोई भी व्हीकल हो, अगर वो सेपरेट फेयर पे लेके जाते हैं तो उसे हम स्टेज कैरेज कहते हैं। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज भी एक आती है जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट पे बुक करके लेके जाते हो, मतलब उसमें ढेर सारे लोग नहीं चढ़ते, जैसे गवर्नमेंट की बसेज है, ठीक है, हर लोग जाते हैं, हर लोग अपना पैसा देते हैं, तो वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, सॉरी स्टेज कैरेज होती है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब आपने हायर कर लिया उसको, जैसे ओला उबर आप हायर करते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लेते हो। वो डिस्टेंस बेसिस पे हो सकते हैं या फिर वो फेयर बेसिस पे होते हैं भैया, या डे बेसिस पे हो सकते हैं, जैसा भी रूल्स है, बट उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कहते हैं। जो बैचेज होते हैं, कंडक्टर आपने देखे होंगे लगाए रहते हैं वो, तो बैचेज किधर लगे होने चाहिए? लेफ्ट चेस्ट पे लगे होने चाहिए। द बैचेज ऑफ इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मेंशन, क्या मेंशन होता है? इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, या फिर उसे हम कहते हैं बिहार मोबाइल स्क्वाड, ठीक है, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली यही उनके पे मेंशन भी होता है। और यहाँ पे तो भाई इतने खुश हो जाते हैं जिनकी पोस्टिंग इसमें हो जाती है कि बस माशाल्लाह। क्यों खुश होते हैं आपको पता ही होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोड, ये मैं सोच रहा था कौन सा डालूं, फिर मेरे मन में आया बेगूसराय को डाल दिया, बहुत नाम सुनता हूं मैं न्यूज़ में, तो इसलिए डाल दिया। तो क्या होता है? BR09। हु इज एथोराइज्ड टू इम्प्लीमेंट प्रीवियस ऑफ द एक्ट एंड द रूल फॉर द कंस्ट्रक्शन। कौन करता है? कौन एथोराइज होता है भाई? जो आपके स्टेट का ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होता है वही होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? मेंशन होता है कि आपकी व्हीकल की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, फ्लैग कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स लगे होने चाहिए, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फिलफिल करवाने का काम किसका होता है? स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ये हेड होते हैं आपके। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल क्या करता है? इसमें बहुत सारे लोगों ने गलती की है भैया, आपकी व्हीकल चोरी हो जाएगी तो एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल वाले आपको पैसे नहीं देंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको कंप्लेन नहीं करनी है, वो काम पुलिस वालों का है। ये केवल अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पे कोई क्लेम है और क्लेम का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया इंश्योरेंस कंपनी में आपके बीच में, या फिर जो दूसरे रोड यूजर हैं उनके इंश्योरेंस में, फिर आप किसी में भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो वो बेसिकली कौन हैंडल करता है? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ठीक है। उनको चोरी वोरी से कुछ लेना देना है नहीं। काफ़ी सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। हु कैन आस्क द लाइसेंस एंड परमिट इन द सर्टन केस, कौन मांग सकता है भाई? सारे मांग सकते हैं। ये सारे जो लोग हैं बेसिकली इंस्पेक्टर या उसके ऊपर का जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है या उससे ऊपर की जो पोस्ट के लोग होते हैं वो सारे मांग सकते हैं। तो आप भी मांग सकते हो क्योंकि आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनने वाले हो। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट, ये सारे लोग होते हैं, ये सारे मांग सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे पर्सनली लगा कि इंटरेस्टिंग, अगर मेरे जैसे दिमाग वाला होगा पेपर बनाएगा तो इस टाइप की चीज़ें ढूंढते हैं जो यूनिक हों, ठीक है। मोटरसाइकिल में जो आप लगेज कैरी कर सकते हो, ट्रेलर मतलब एक्स्ट्रा लगेज बहुत सारे लोग लगा के घूम रहे हैं आजकल, तो उसका एक कंस्ट्रेन है, कितना लगा के घूम सकते हो? 265 kg से ज़्यादा का आप कैरेज लगा के नहीं घूम सकते। नहीं, अब पूरी लगेज गाड़ी बना रखा है, बाइक को नहीं। तो क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि एक्सीडेंट के चांसेज है, गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट रोड पे ध्यान नहीं देगी, गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं रोड की वजह से तो एक्सीडेंट होता ही नहीं, ब्रिज गिर जाए वो एक्सीडेंट में काउंट नहीं होगा, बस क्या काउंट होगा कि आप ट्रिपल सवारी हो तो आपके जीवन को खतरा है, आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपको जीवन को खतरा है, भले रोड में कुआं बन गया है तो भी आपका जीवन सुरक्षित है, आप कुआं में आराम से जाओगे, पानी पियोगे, फिर बाहर आ जाओगे। मैं ये हर पूरे स्टेट मतलब थ्रू आउट इंडिया की बात है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल टोइंग, अगर मैक्सिमम स्पीड क्या होती है बेसिकली मेंशन है, तो इस टाइप की चीज़ें जो यूनिक हैं, जो थोड़ी सी हट के हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और स्पेसिफिक डाटा मेंशन है वहाँ पे, तो उसको तो आपको ध्यान रखना ही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
ऑफिसर एथोराइज फॉर द इंस्पेक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। कौन एथोराइज होता है? असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या इससे ऊपर की पोस्ट, मतलब आप उसके लिए एथोराइज हो क्योंकि आप बनोगे MBI। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल में एग्जम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ चैप्टर, मतलब कंस्ट्रक्शन वाले प्रोविजन से, तो वो बेसिकली पुलिस की व्हीकल होती हैं। क्यों होती हैं भाई? अब देखो यहाँ पे इस टाइप के जो रूल्स होते हैं ना, उनका इंटरप्रिटेशन भी आता है, ठीक है। हालांकि ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है, बट कौन सी व्हीकल को एग्जाम्प्ट किया जा सकता है? जैसे पुलिस की व्हीकल है, उसको आप एग्जाम्प्ट क्यों नहीं करोगे? क्योंकि भाई पुलिस के व्हीकल पे कोई पथराव कर दिया तो उनको जाली लगाना पड़ेगा, व्हीकल में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर लगानी पड़ेगी, उनकी जो टीन होगी मोटी बनानी पड़ेगी, मतलब और एडिशन कैमरे लगाते हैं वो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं होता है। उनको अगर बहुत ज़रूरी है, किसी का सेफ्टी है, तो वो ब्लैक फिल्म भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई किसी को परमिट करती है तो वो लगा सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं बेसिकली। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के जो व्हीकल्स होती हैं उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है बेसिकली। फायर ब्रिगेड के, चूँकि ऐसी व्हीकल्स होती हैं जो ये पर्टिकुलर इस स्पेसिफिकेशन से हट के भी बनाई जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आंसर होगा वो आपका ऑलम एबव। हु इज़ द एथोराइज टू बैन द यूज़ ऑफ लैम्प। अब देखो डीएम के पास कितना पावर होता है, अपने एरिया में वो गजट में पब्लिश करके, ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से, बट भाई पावर है, उसका मिसयूज भी होता है। अगर आप उनके साथ बकैती करोगे तो वो क्या करेंगे, पहले आपकी व्हीकल सीज करेंगे किसी रूल में, और फिर पिछले डेट बैक डेट का वो क्या करेंगे, एक ऑर्डर निकाल देंगे। ऐसा आपने बहुत बार देखे होंगे कि सिपाही क्या कर रहा है, गाड़ी चेक कर रहा है, हालांकि उसके पास पावर नहीं होता, बस गाड़ी चेक कर रहा है। फंस गए तो उसके ऊपर का अधिकारी कह देगा कि हाँ मैंने एथोराइज किया है, या फिर साइन उसके ऊपर का अधिकारी कर देगा कि हमने किया था। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल एग्जेम्प्टेड इन द चैप्टर 7। कौन से एग्जेम्प्टेड होती हैं? ये सारे एग्जेम्प्टेड होते हैं। नहीं, ये भी स्पेशल पर्पज व्हीकल हैं जहाँ पे स्पेशल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए परमिसिबल है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हर चीज़ डिफाइन होता है कि मिनिमम कितना लेना है आपको, तो हालांकि ये सारी चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया गया है। जो रूल्स 175 है BMBR का, वो किसके बारे में है? तो ये भी देखो थोड़ा सा स्पेशल रूल है, इसलिए इस टाइप की चीज़ें पे आपको पिन करना चाहिए। किससे रिलेटेड है? प्रोविजन से, कि कोई कलर फिल्म अपने विंड स्क्रीन पे, मतलब आगे वाली स्क्रीन पे कोई कलर फिल्म ना लगा ले। ब्लैक फिल्म और कलर फिल्म दोनों थोड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। ब्लैक फिल्म तो लगा लेते हैं लोग पूरे व्हीकल में, कलर फिल्म भी लगा लेते हैं, कई सारे लोग, अलग ही भाव रहता है उनका, तो लगा लेते हैं। तो दोनों बैन है स्पेशली, ठीक है। तो ये इन्होंने मेंशन किया हुआ स्पेशली, तो इसको भी आप ध्यान रखना। लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर इशूइंग द लाइसेंस टू परमिशन कौन इशू करता है भाई? स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। टेस्टिंग स्टेशन की बात कर रहे हो, टेस्टिंग स्टेशन के लिए परमिशन कौन देता है? ये। अब बस इनके पास इतना काम रहता है कि ये खुद अपना साइन नहीं करते, डिजिटल साइन रहती है, लोग कॉपी पेस्ट मार के काम चलाते हैं। इनके नीचे के जो ऑफिसर होते हैं वही सारा काम करते हैं, बट ऑफिशियली इनको करना है, साइन वहाँ पे इनकी रहेगी। एवरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल मस्ट बी डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करना चाहिए भाई? रेड फ्लुसेंट कलर का स्ट्रिप लगा होना चाहिए। तो ये बेसिकली याद रखना, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। एनी पर्सन मे एक्ट ए कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज विदाउट कंडक्टर लाइसेंस, कितना दिन? 30 डेज तक रखा जा सकता है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। कंडक्टर को तो क्या है, पता ही नहीं कि अगर उनको सुबह शाम नहीं मिला बॉटल तो कभी भी भाग जाएगा, तो फिर आदमी क्या करेगा? तो फिर ड्राइवर भी एज ए कंडक्टर एक्ट कर सकता है, ठीक है। या फिर कोई नया आदमी आप रख सकते हो भाई, ऐसा नहीं कि तुरंत उसके पास कंडक्टर लाइसेंस हो ही, कोई दूसरा आदमी रख लो, 30 डेज के लिए एटलीस्ट उसको रख सकते हो। फिर क्या करते हैं लोग, दूसरे को रख लेंगे, उसको 30 डेज तक रखेंगे, फिर जब बनेगा तो बनेगा। मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ कंडक्टर लाइसेंस इज 20 ईयर, 20 ईयर होती है, और मैक्सिमम एज कहें तो 40 ईयर तक, ठीक है। उसके बाद रिन्यूएबल चालू होता है। अगर मान लो आपने 20 में करवाया तो आपका 40 ईयर तक वैलिड रहेगा। अगर आपने 30 में करवाया तो 10 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, 35 में करवाया तो 5 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, और इसके बाद 40 के बाद वो 5 ईयर के लिए रिन्यू होता रहेगा। पर्सन रिन्यू द कंडक्टर लाइसेंस एट द एज 30 है तो कितने साल के बाद रिन्यू करेगा? 10 ईयर के बाद। द लाइसेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द स्टेज कैरेज हैज बीन सस्पेंडेड, ही शुड रिटर्न द बैचेज, कितने दिन में रिटर्न करना भाई? 1 वीक में उसको रिटर्न कर देना, मतलब 7 डेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अथॉरिटी हैव द पावर टू सस्पेंड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड अगर कहीं पे क्वेश्चन है या कोई रूल है तो उसको आपको पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट होता है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसलिए चांसेस होते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये सारे अथॉरिटी हैं जो कि सस्पेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इन 1 टाइम इज कितना होता है? 1 मंथ के लिए होता है।
हु कैन इशू द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, कौन होता है भाई? मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। इसीलिए तो आपके भाव बढ़ रहे हैं ना, अभी आगे तो और आने वाला है, ग्रीन टैक्स का फंडा आ रहा है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ही बेसिकली फिटनेस इशू करेगा, तभी जाके आपकी व्हीकल दोबारा रिन्यू हो पाएगी, नहीं तो रिन्यू नहीं हो पाएगी। मैंने वीडियो बनाया था कि यहाँ पे तो खूब चढ़ावा का काम होगा। हु हैव पावर टू एग्जेम्प्ट द एनीवन टू पे अ परमिट फी, किसके पास पावर होगा? ये सारे पावर, इस टाइप के पावर किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट के पास होते हैं। इसमें भी कुछ काफ़ी सारे लोगों ने गलती किया है भैया। इस टाइप के जो पावर होते हैं हमेशा गवर्नमेंट अपने पास रखती है, अधिकारियों को नहीं देती, ब्यूरोक्रेसी को नहीं देती। व्हीकल दैट एग्जाम टू हैव द परमिट इन बिहार स्टेट बिलोंग टू, इन सारे लोगों को भाई, बहुत सारे लोग हैं जो रिलीफ पे काम करते हैं, तो इन सारे लोगों को बेसिकली गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, अपने ऑफिसर्स को भी कर सकती है। तो यहाँ पे जो है वो ऑल है। परमिट इज नेसेसरी फॉर द व्हीकल कैरिंग मोर देन 9 पैसेंजर, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर छोड़ के, अगर इससे ज़्यादा की आपका व्हीकल है तो आपको परमिट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एनी एक्सपर्ट ऑन द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट मे टेक पार्ट ऑफ द मीटिंग, कौन से जो आपके ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग होती है उसकी बात कर रही है, उनको कौन अलाउ करेगा भाई? चेयरमैन अलाउ करेंगे, बट उनके पास वोटिंग के राइट्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि वो मेंबर बन के जाके वोट करें, वो ऐसा उनके पास राइट नहीं होता है, बस अटेंड कर सकते हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कैसे होता है भाई? इसमें बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। आप सोच के देखो यार, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने चेयरमैन कहा था, मतलब चेयरमैन अगर अपनी मर्जी से सारा कुछ डिसाइड कर लेगा तो फिर मीटिंग बुलाने की जरूरत थी क्या? चेयरमैन घर पे बैठ के सब कुछ डिसाइड कर लेगा। हाँ, वो बैकडोर हम कह सकते हैं कि चेयरमैन का सर्वे सर्वा है, जो मालिक, जो बॉस इज ऑलवेज करेक्ट वाला फंडा अगर लगाएं तो वो आप कह सकते हो, बट रूल के हिसाब से, मेजोरिटी के हिसाब से डिसाइड होता है कोई भी चीज़ कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, क्या हमें फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, सारी चीज़ें। अब मेंबर ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शैल अटेंड एटलीस्ट, कितनी मीटिंग अटेंड करना है उसको? 6 मीटिंग तो एटलीस्ट अटेंड करना ही है। जितनी भी मीटिंग की बात है, अथॉरिटी की बात है, उसकी कोरम की बात है, ये सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। इस पर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए भी हैं आपको, शायद मे बी। द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शैल मीट एटलीस्ट वंस, महीने में एक बार उसको मिलना है, ठीक है, मिलना है महीने में एक बार, ज़्यादा बार भी मिल सकते हैं वो, बट एटलीस्ट एक बार तो मिलना ही है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, हु कैन रिमूव एनी मेंबर ऑफ इंडियन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, कौन रिमूव कर सकता है भाई? स्टेट गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है और रिमूव भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। आपको लगा होगा कि चेयरमैन साहब करेंगे, नहीं, चेयरमैन साहब नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। मैंने बोला कि जो एब्सोल्यूट पावर होती है वो हमेशा गवर्नमेंट अपने पास रखती है। पीरियड ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज कितना होता है? 3 ईयर होता है। ये भी याद रखना, इस टाइप की चीज़ें हैं। मतलब मैं कह दिया कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके बारे में पढ़ लेना आप अच्छे से, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक डाटा होता है, चेंज होने के चांसेस कम होते हैं। हाउ मेनी मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट, कम से कम 2 लोग हैं। अगर मीटिंग है तो 2 लोग भी नहीं रहेंगे तो क्या एक आके मीटिंग में दीवार से बात थोड़े नहीं करेगा? कम से कम 2 लोग तो होना चाहिए। तो मिनिमम कोरम कितने लोगों का है? 2 लोगों का है। ये भी कॉमन सेंस क्वेश्चन है, एक बार आपने पढ़ लिया है तो भूलोगे नहीं जिंदगी में। अब पर्सन रिन्यू द कंडक्टर लाइसेंस एट द एज ऑफ 40, वैलिडिटी कितनी होगी? 5 ईयर। इससे पहले मैंने आपको बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज, इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं होती है? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ कंडक्टर, क्या नहीं होती है? नॉट अलाउड टू एक्सेस, ये तो उसकी ड्यूटी होती है, ये भी उसकी ड्यूटी होती है, ये भी उसकी ड्यूटी होती है, सारा काम उसी को करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन में आपका नन ऑफ एबव। अपीलेट अथॉरिटी टू एथोराइज द हियर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ, कि ये सारे ऑर्डर, किसी भी टाइप के ऑर्डर हों अगर वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो वो ऑर्डर चैलेंज करना है आपको, तो किसके पास करना है? अपीलेट अथॉरिटी के पास। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। उम्मीद करता हूँ कि इस टेस्ट सीरीज से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब यहाँ पे चांसेज हैं कि आपके दोस्त मित्र हों जो MBI की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, BPSC MBI की, बट ये टेस्ट सीरीज में अपीयर नहीं हो रहे हैं। तो आप उनसे भी कहिए कि टेस्ट सीरीज में अपीयर हो, ताकि एक बिगर पिक्चर आए सामने, क्लियर हो कि कितने कंपटीटर हैं और क्या कंपटीशन लेवल है। हालांकि हो सकता है प्रॉब्लम हो उनको हिंदी और इंग्लिश की वजह से, बट नेवरदलेस जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा होगा। और ये पिक्चर तब जाके और क्लियर होगी जब आपका एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया जाएगा और जब हम फुल टेस्ट सीरीज लेंगे तब। हालांकि अभी एग्जाम डेट का तो कुछ पता ही नहीं, BPSC UPPSC इन सब का तो ऐसे ही चलता रहता है। 2 लाइन का कैलेंडर बना देंगे और फिर जब डेट आ जाएगी, वो मंथ आ जाएगा, तो कहेंगे कि भैया आपका एग्ज़ाम है जो अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। जब तक फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तब तक आप भी मज़े करो और हम भी मज़े कर रहे हैं। तो ये हाल है। खैर, जब भी एग्ज़ाम हो हम लोग लगे रहेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लगे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक।